नॉर्थ कोरिया में टीवी सिर्फ गवर्नमेंट का है। इस रूल को समझाना थोड़ा डीप है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट कंट्रोल नहीं है, बल्कि सोच यानी कि माइंडसेट को कंट्रोल का सिस्टम भी है। ये रूल एक्चुअली काम कैसे करता है? नॉर्थ कोरिया में जो टीवीज़ मिलते हैं वो प्री ट्यून्ड यानी कि लॉक्ड होते हैं। मतलब तुम उन्हें मैन्युअली सेट करके दूसरे कंट्रीज़ के चैनल्स नहीं देख सकते। सिर्फ दो चार गवर्नमेंट चैनल्स आते हैं, जैसे कि न्यूज़ जो सिर्फ अचीवमेंट्स दिखाता है, और लीडर की स्पीचेस या फिर पैट्रियोटिक शोज़। लोगों को बचपन से ही ये दिखाया जाता है कि उनका कंट्री सबसे बेस्ट है और बाकी दुनिया उनके अगेंस्ट है। इसका रियल लाइफ पर इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होता है कि जब कोई इंसान सिर्फ एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन देखता है तो उसे लगता है वही ट्रुथ है। वो कंपेयर ही नहीं कर पाता कि दुनिया में और क्या हो रहा है। उसकी थिंकिंग नैरो हो जाती है। बेसिकली लोगों को अल्टरनेट रियलिटी में रखा जाता है। इसका रियल इंसिडेंट है एक 2017 का। 2017 में एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर नाम था जिनका वाइडली रिपोर्टेड ओ चोंग सॉन्ग बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया भाग गया। जब वो साउथ कोरिया पहुंचा, डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स ने बताया कि उसने कभी नॉर्मल इंटरनेट या फिर फॉरेन मीडिया देखा ही नहीं था। उसको लगता था कि साउथ कोरिया में लोग बहुत गरीब हैं और वहाँ लाइफ ख़राब है। लेकिन जब उसने रियलिटी देखी, मॉडर्न सिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ और फ्रीडम, वो शॉक हो गया कि उससे बचपन से जो दिखाया गया था वो सच ही नहीं था। इसको हम सिंपल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सोचो, तुमने अपने बचपन से सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाए और वो बोले बाकी सारे टीचर्स गलत हैं, सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो तुम्हें कभी किसी और टीचर से मिलने ही ना दिया जाएगा और तुम नेचुरली उसी की बातों को सच मानने लगोगे। नॉर्थ कोरिया में टीवी सिस्टम भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। ये रूल डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये लोगों को फोर्सफुली इग्नोरेंट बनाता है। और जब और जब लोगों को सच पता ही नहीं होता तो वो सिस्टम को चैलेंज भी नहीं कर पाते। इसी तरह से एक और है, नॉर्थ कोरिया में अप्रूव्ड हेयर स्टाइल वाला रूल सुनने में छोटा लगता है, पर एक्चुअली ये भी कंट्रोल का पावरफुल टूल है। ये रूल काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ फिक्स्ड हेयर स्टाइल डिसाइड किए हैं। अलग लिस्ट में वुमेन्स के लिए अलग है और मेंस के लिए अलग है। मेन के लिए शॉर्ट, सिंपल और डिसिप्लिन कट्स होते हैं और वुमेन के लिए लिमिटेड स्टाइल्स हैं। मैरिड और अनमैरिड के लिए भी डिफरेंस होता है जिनमें यहाँ पे हम अपनी मर्जी से, वहाँ के लोग ट्रेंडी हेयर कट, स्पाइक्स, फेड, कलरफुल हेयर या किसी भी सेलिब्रिटी जैसा हेयर स्टाइल नहीं करवा सकते। इसका मेन पर्पस ये है कि ये सिर्फ हेयर कट नहीं बल्कि आइडियोलॉजी का भी पार्ट है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रोकना, सबको सेम और डिसिप्लिन दिखाना और इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कम करना। मतलब तुम यूनिक नहीं हो, तुम सिस्टम का ही पार्ट हो। वो इस हेयर स्टाइल रूल के ज़रिए वहाँ के लोगों को यही दिखाना चाहते हैं। इसका एक रियल इंसिडेंट देखते हैं। नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई एक डिफेक्टर यूनोनमी पार्क ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि स्कूल और सोसाइटी में उन्हें स्ट्रिक्टली बोला जाता था कि सिर्फ अप्रूव्ड हेयर स्टाइल ही रखो। अगर किसी का हेयर स्टाइल थोड़ा भी डिफरेंट लगता था तो टीचर्स या ऑफिशियल्स उसे तुरंत करेक्ट करने को बोलते थे। कभी कभी पब्लिक में भी लोगों को वार्न किया जाता था कि उनका लुक या आइडियोलॉजी का अगेंस्ट है। रियल लाइफ का एक एग्जांपल भी देख सकते हैं सिर्फ समझने के लिए। ये सोचो तुम सैलून जाओ सोचो तुम सैलून जाओ और बोलो कि मुझे बीटीएस जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, और बार्बर बोले कि ये इलीगल है। तुम्हें सिर्फ 10 डिज़ाइंस में से ही चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा हेयर स्टाइल तुम्हें करवाना है, और अगर तुमने मना किया तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि स्टूडेंट्स और वर्कर्स की चेकिंग होती थी, और अगर हेयर स्टाइल रूल्स फॉलो नहीं कर रहा हो तो तुरंत कट करने को बोला जाता था। हेयर कट जैसी सिंपल चीज़ भी वहाँ फ्रीडम का सिंबल नहीं है, बल्कि कंट्रोल का सिंबल है। क्योंकि जब एक इंसान अपनी अपीयरेंस तक डिसाइड नहीं कर सकता तो वो ग्रेजुअली अपनी थिंकिंग भी कंट्रोल होने देता है।
नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट ऑलमोस्ट बैंड वाला रूल सबसे पावरफुल कंट्रोल टूल में से एक है। ये सिर्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये रूल एक्चुअली काम कैसे करता है? नॉर्थ कोरिया में दो तरह के इंटरनेट होते हैं। ग्लोबल इंटरनेट होता है फर्स्ट, जिसमें गूगल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ईटीसी शामिल होता है। ये आम लोगों के लिए कम्प्लीटली बैंड है। दूसरा है इंटरनल नेटवर्क, जो कि एक लिमिटेड नेटवर्क है, जिसमें सभी वेबसाइट्स ये एक लोकल नेटवर्क है जिसमें लिमिटेड वेबसाइट्स होती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट होता है, कोई सोशल मीडिया या फिर फ्री ब्राउजिंग नहीं होती है। सिर्फ कुछ हाई लेवल ऑफिशियल्स या फिर ट्रस्टेड लोग ही रियल इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? लोगों को दुनिया की सच्चाई से दूर रखना, कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर ट्रुथ उन तक ना पहुंच पाए, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम के खिलाफ सोच डेवलप ना हो, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उतनी ही सोच होगी, मतलब इसीलिए उनको ये कोई भी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जाती। इसका रियल इंसिडेंट देखते हैं, जो कि एक सच में ट्रू केस है। नॉर्थ कोरिया की एक फेमस डिफेक्टर योनमी पार्क ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि उन्होंने बचपन में कभी इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना था। उन्हें नहीं पता था कि गूगल, यूट्यूब जैसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं। जब वो चाइना और बाद में साउथ कोरिया पहुंची, पहली बार उन्होंने इंटरनेट यूज़ किया और उनका रिएक्शन था, मुझे लगा ये कोई अलग ही दुनिया है। उन्होंने बोला कि अगर लोग नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट देख लें तो उनकी सोच कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। एक और इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सोचो कि आप एसएससी या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, या और तुम्हें यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हो, या फिर गूगल से डाउट्स क्लियर करते हो, या फिर टेलीग्राम ऐप्स यूज़ करते हो। अब इमेजिन करो ये सब एक दिन में बंद हो जाएं, तुम्हें सिर्फ एक लोकल ऐप मिले जिसमें लिमिटेड नोट्स हों, तुम्हारी लर्निंग और ग्रोथ दोनों स्लो हो जाएगी। ये एक फैक्ट है जो कि एक्सेप्टेबल है ही। एक और शॉकिंग बात है कि रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग अगर किसी के पास इलीगल फ़ोन या फिर फॉरेन मूवीज़ मिल जाए तो उससे सीरियस पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि ये आउटसाइड इंफॉर्मेशन का सोर्स माना जाता है इसे भी। इंटरनेट बैन का मतलब सिर्फ नो यूट्यूब नहीं है, ये एक्चुअली नो फ्रीडम नो थॉट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पावर है और नॉर्थ कोरिया में ये पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स बैन एक सिंपल फैशन रूल नहीं है, ये आइडियोलॉजी का पार्ट है। ये रूल एक्चुअली क्या कहता है? नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना मना है, क्योंकि इससे अमेरिकन कल्चर का सिंबल माना जाता है और अमेरिका को वहाँ एनिमी के रूप में दिखाया जाता है। इसलिए ब्लू डेनिम जीन्स वहाँ पे बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर वेस्टर्न स्टाइल फैशन भी बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। सिंपल ट्रेडिशनल या फिर प्लेन कपड़े ही वहाँ पे अलाउड हैं। इसका रियल पर्पस ये है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रोकते हैं, लोगों की आइडेंटिटी को कंट्रोल करते हैं, एक एंटी अमेरिका माइंडसेट क्रिएट करते हैं। मतलब तुम अपना क्या पहनोगे ये भी सिस्टम ही डिसाइड करेगा। इसका एक रियल इंसिडेंट हुआ था 2016 या 17 के आसपास। नॉर्थ कोरिया में एक एंटी सोशलिस्ट इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया गया। इसमें अथॉरिटीज़ लोगों के कपड़ों, हेयर स्टाइल और बिहेवियर चेक करते थे। जब लोग वेस्टर्न स्टाइल फॉलो करके पकड़े गए, जैसे कि टाइट जीन्स या फिर स्टाइल हेयर, उन्हें पब्लिक में वॉर्न या फिर पनिश किया गया। कुछ डिफेक्टर्स ने बताया कि अगर किसी ने ब्लू जीन्स पहनी हो तो उससे तुरंत चेंज करने को बोला जाता था। कभी कभी फाइन या फिर डिटेंशन भी हो सकता था। ये कुछ ऐसा था कि सोचो तुम कैजुअली जीन्स पहन के बाहर जाओ और पुलिस बोले ये कपड़े अलाउड नहीं है, तुरंत बदलो, और अगर तुम मना करो तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। इंडिया में ये नॉर्मल फैशन है, पर वहाँ ये क्राइम बन सकता है। पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी है कि जीन्स दुनिया भर में फ्रीडम और युद्ध का सिंबल है, पर नॉर्थ कोरिया में वही जीन्स रिबेलियन का सिंबल बन जाती है। ये रूल दिखाता है कि कंट्रोल सिर्फ सोच पर नहीं, अपीयरेंस पर भी होता है, क्योंकि जब एक इंसान अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकता तो वो सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने से और भी डरता है। नॉर्थ कोरिया में कंट्री छोड़ना मना रूल सबसे स्ट्रिक्ट और लाइफ चेंजिंग रूल्स में से एक है। ये रूल एक्चुअली काम कैसे करता है? नॉर्थ कोरिया के आम सिटीजन्स अपनी मर्जी से फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते। पासपोर्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ सेलेक्टेड
ऑफिशियल्स या फिर एथलीट्स को ही परमिशन मिलती है। अगर कोई बिना परमिशन के बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे, उसे डिफेक्शन यानी कि देश से भागना माना जाता है और इसकी पनिशमेंट बहुत ही सीवियर होती है। मेन पर्पस ये है कि लोग बाहर की दुनिया ना देख पाएँ, उन्हें कंपेयर करने का मौका ना मिले और सिस्टम के अगेंस्ट भी रिबेलियन ना हो। मतलब जब तुम्हें पता ही नहीं है कि बाहर की लाइफ कैसी है, तो तुम यही सेटिस्फाई रहोगे। इसका रियल इंसिडेंट हुआ था एक, सबसे पहले फेमस केस है एक ऑटो वॉरम्बियर का, जो कि 2016 में वो नॉर्थ कोरिया टूरिस्ट बनकर गया था। उस पर आरोप लगा कि उसने एक प्रोपोगंडा पोस्टर चुरा लिया है। इसका रिजल्ट ये आया कि उसे 15 साल की हार्ड लेबर की सज़ा दी गई। बाद में रिलीज़ हुआ, पर वो सीरियस कंडीशन में था। कुछ ही दिन बाद उसकी डेथ हो गई। ये केस दिखाता है कि नॉर्थ कोरिया में छोटी सी चीज़ भी रूल ब्रेक मानी जा सकती है और पनिशमेंट एक्सट्रीम हो सकती है। एक और हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। हर साल कुछ लोग सीक्रेटली नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग चाइना के बॉर्डर से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर पकड़े गए तो जेल, लेबर कैंप्स और कभी-कभी फैमिली को भी पनिशमेंट दी जाती है। सोचो, तुम्हें फ्यूचर में अब्रॉड स्टडी या फिर ट्रैवल करना है, पर गवर्नमेंट बोले कि तुम कभी इंडिया से बाहर ही नहीं जा सकते, और अगर तुमने ट्राई भी किया तो तुम्हें जेल हो सकती है। ये फ्रीडम का टोटल अपोजिट है। एक शॉकिंग बात, कुछ डिफेक्टर्स ने बताया है कि लोग अपनी जान रिस्क में डालकर नदी पार करके भी भागते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए होती है। लेकिन ये रूल दिखाता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज़ीरो है बिल्कुल। और जब इंसान कहीं जा ही नहीं सकता, वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से कंट्रोल में रहता है। जहाँ जाना भी क्राइम हो, वहाँ फ्रीडम का क्या ही मतलब। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक्स वाला रूल डायरेक्टली लोगों की सोच को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग का सिस्टम है। ये रूल एक्चुअली कैसे काम करता है? नॉर्थ कोरिया में हर बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन पहले गवर्नमेंट चेक करती है। सिर्फ वही कंटेंट पब्लिश होता है जो सिस्टम को सपोर्ट करे। अलाउड कंटेंट है इसमें लीडर की बायोग्राफी, पैट्रियोटिक स्टोरीज और गवर्नमेंट अचीवमेंट्स। और बैंड कंटेंट है यहाँ पे फॉरेन नॉवेल्स जैसे कि फैंटेसी, रोमांस, ईटीसी, ये सब बैंड है। और आउटसाइड न्यूज़, ये भी बैन बैन है यहाँ पे। कोई भी आइडिया जो सिस्टम के अगेंस्ट हो, वो बैन है नॉर्थ कोरिया में। इसका मेन पर्पस ये है कि लोग सिर्फ एक ही टाइप की सोच डेवलप करें, कोई डिफरेंट आइडियाज़ उन तक ना पहुँच पाए, सिस्टम को चैलेंज करने का थॉट ही ना आए। मतलब अगर तुम्हें सिर्फ एक ही कहानी मिलेगी, तो तुम वही सच मानोगे। मतलब कि अगर तुम्हें सिर्फ एक ही कहानी मिलेगी, तो तुम वही सच मानोगे। इसका एक रियल इंसिडेंट हुआ था नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया की डिफेक्टर योनमी पार्क ने अपनी लाइफ के बारे में बताया था। उन्होंने बचपन में सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक्स ही पढ़ी। उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में और टाइप्स की स्टोरीज भी होती हैं। जब वो चाइना और बाद में साउथ कोरिया पहुंची, उन्होंने पहली बार फॉरेन बुक्स और मूवीज़ देखी। उनका रिएक्शन था, मुझे लगा जैसे मेरी आंखें खुल गईं। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग कुछ लोग सीक्रेटली साउथ कोरिया ड्रामास या फिर फॉरेन बुक्स रखते थे। अगर पकड़े गए तो उन्हें पनिशमेंट मिल सकती थी, जेल या फिर फोर्स्ड लेबर तक भी इनको पनिशमेंट दी जाती थी। इसलिए लोग यूएसबी ड्राइव्स या फिर सीडीज छुपा कर रखते थे और सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के साथ ही शेयर करते थे। इसको इस तरह से सोचो कि तुम्हें सिर्फ स्कूल की एक ही बुक दी जाए और बोला जाए बस इसी में है, जो है वही सच है। तुम कभी भी हैरी पॉटर नॉवेल्स या फिर इंटरनेट आर्टिकल्स नहीं पढ़ पाओ। तुम्हारी इमेजिनेशन और थिंकिंग दोनों लिमिटेड हो जाएगी। एक डीप इंसाइट है यहाँ पे। बुक सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, वो आइडियाज़ देती हैं, सोच बदलती हैं, क्वेश्चंस पूछना सिखाती हैं। नॉर्थ कोरिया में ये सब कंट्रोल किया जाता है। बुक का कंट्रोल यानी कि माइंड का कंट्रोल, क्योंकि जिस इंसान को नए आइडियाज़ नहीं मिल पाते, वो कभी भी सिस्टम को क्वेश्चन ही नहीं करेगा।
नॉर्थ कोरिया में फैमिली पनिशमेंट सिस्टम, जिसे थ्री जनरेशन पनिशमेंट या फिर गिल्ट बाय एसोसिएशन भी कहा जाता है, ये सबसे डरावना और स्ट्रिक्ट रूल माना जाता है। ये रूल एक्चुअली है क्या, ये जानते हैं। अगर एक इंसान कोई क्राइम करे, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या कंट्री से भागने की कोशिश करना, तो पनिशमेंट सिर्फ उस इंसान को मिलती है, लेकिन उसके पेरेंट्स, सिबलिंग और कभी कभी बच्चों तक को भी ये सज़ा दी जा सकती है। इसका मतलब है कि एक की गलती और पूरी फैमिली को सज़ा मिलना। इसका मेन पर्पस था कि लोग डर के मारे कुछ गलत सोचने से भी डरें, कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट एक्शन ना ले, हर इंसान खुद ही अपने फैमिली के लिए कंट्रोल टूल बन जाए। मतलब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी चुप ही रहोगे। इसका रियल इंसिडेंट था, नॉर्थ कोरिया से भागकर आई डिफेक्टर योनमी पार्क ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया, जब उनके फादर पर इलीगल ट्रेडिंग का आरोप लगा तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरी फैमिली को सोसाइटी में पनिशमेंट जैसी सिचुएशन फोर्स करनी पड़ी। स्कूल और अपॉर्चुनिटीज़ रेस्ट्रिक्ट हो गई, फैमिली को सस्पिशियन से देखा गया। एक और स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है इसमें। कई रिपोर्ट्स में आया है कि अगर कोई नॉर्थ कोरियन सिटीज़न भाग जाता है या फिर डिफेक्ट करता है, तो उसकी फैमिली जो कंट्री में रह जाती है, उन्हें उन्हें इंटेरोगेट किया जाता है। कभी कभी लेबर कैंप्स भी भेज दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रिलेटिव भाग गया। सोचो, तुमसे स्कूल में कोई रूल तोड़ दिया जाए और पनिशमेंट मिले तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स और सिबलिंग्स को। ये अनफेयर लगेगा ना? तो नॉर्थ कोरिया में ये अनफेयर नहीं, सिस्टम का एक पार्ट है। ये डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इस रूल की वजह से लोग खुद ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली सफ़र करेगी। इससे रिबेलियन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये रूल सिर्फ पनिशमेंट नहीं, फियर सिस्टम है, क्योंकि जब इंसान अपनी नहीं, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए डरे, तो वो कभी रिस्क नहीं लेगा। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन होता है, पर रियल चॉइस नहीं। ये वाले सिस्टम समझने लायक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी जैसा दिखता है, पर एक्चुअली वैसे काम ही नहीं करता। ये सिस्टम कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस होते हैं, पर हर सीट के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है। वो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट यानी कि रूलिंग पार्टी चूज़ करती है। वोटिंग का प्रोसेस होता है कि लोग पोलिंग स्टेशन जाते हैं, उन्हें बैलेट पेपर मिलता है और उसमें बस एक का ही नाम होता है। टेक्निकली तुम यस वोट दे सकते हो या उस नाम को रिजेक्ट कर सकते हो, पर रियलिटी क्या है, रिजेक्ट करना रिस्की होता है, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी ट्रेस हो सकती है। इसका मेन पर्पस है कि दुनिया को दिखाना कि यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, लोगों को ये फील करवाना कि उनका रोल है, पर एक्चुअल पावर सेम लोगों के पास ही रहे। मतलब चॉइस का इल्यूज़न, पर कंट्रोल पूरा सिस्टम का। इसका रियल इंसिडेंट था नॉर्थ कोरिया के इलेक्शंस में। ऑफिशियली 99% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट दिखाया जाता है और 99% से ज़्यादा वोट्स उसी एक कैंडिडेट्स को मिलते हैं। एग्जाम्पल, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी ऐसा ही रिपोर्ट हुआ। ये नंबर्स इसलिए अनयूजुअल हैं क्योंकि रियल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कभी इतनी परफेक्ट वोटिंग नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी जैसे कि रिपोर्ट और डिफेक्टर्स की क्या है। डिफेक्टर्स ने बताया कि वोटिंग डे डिफेक्टर्स ने बताया है कि वोटिंग डे पर सबको जाना कंपलसरी होता है। अगर कोई वोट देने नहीं जाता, उस पर सस्पिशन भी हो सकता है, और अगर किसी ने नो वोट देने की कोशिश की, तो उसे अलग रूम में जाना पड़ता है, जो इजीली नोटिस हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकली सब लोग यस ही वोट देते हैं। इसको मान लो कि सोचो, एक एग्ज़ाम में एमसीक्यू आए, क्वेश्चन करेक्ट आंसर चूज़ करो, ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और अगर तुम उसे रिजेक्ट करो तो टीचर तुम्हें अलग से देखने लगे, तो तुम ऑटोमेटिकली वही ऑप्शन टिक करोगी। एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे ये कि नॉर्थ कोरिया में वोटिंग को सेलिब्रेशन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर जाते हैं, पर एक्चुअली ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें रियल पावर चेंज नहीं होती है। इलेक्शंस होना या फिर
माना जाता। नॉर्थ कोरिया में सिस्टम फिक्स है, रिजल्ट ऑलमोस्ट डिसाइडेड होता है और लोग सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते हैं। नॉर्थ कोरिया में लीडर्स की डिसरेस्पेक्ट को सीरियस क्राइम माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में लीडर जैसे कि किम जोंग को सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं, ऑलमोस्ट सुप्रीम फिगर माना जाता है। ये रूल कैसे काम करता है? लीडर की फ़ोटो, स्टैचू या फिर नाम के साथ डिसरेस्पेक्ट या फिर मजाक या फिर नेग्लिजेंस भी नहीं किया जा सकता। घरों में लीडर की फ़ोटो लगाना कॉमन है और उससे क्लीन और प्रॉपर रखना भी ज़रूरी होता है। इसका पर्पस क्या है? लीडर के लिए एब्सोल्युटली लॉयल्टी क्रिएट करना, लोगों को डर में रखना, कोई भी अपोजिशन या फिर क्रिटिसिज्म को ज़ीरो रखना। मतलब कि लीडर के खिलाफ सोचना भी अलाउड नहीं है। इसका रियल इंसिडेंट था एक ओटो वॉरम्बियर का केस। यहाँ यहाँ पर भी ऐसा ही एक रिलेवेंट है। 2016 में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा पोस्टर हटा दिया। ये एक्ट लीडर और स्टेट के अगेंस्ट था, माना गया था। लेकिन इसका रिजल्ट आया कि 15 साल की हार्ड लेबर की उनको सज़ा दी गई थी। बाद में रिलीज़ होने पर उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। ये केस दिखाता है कि छोटी सी डिसरेस्पेक्ट भी वहाँ बहुत बड़ा क्राइम बन सकती है। सोचो, तुमने किसी लीडर की फ़ोटो को गलती से फोल्ड कर दिया और उसके लिए तुम्हें जेल हो जाए। नॉर्थ कोरिया में ये एक्सट्रीम लगने वाली चीज़ रियलिटी हो सकती है। ये रूल रेस्पेक्ट के नाम पर फियर क्रिएट करता है ताकि कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ ना उठाए। कैसा ये देश है? आप ही कमेंट में बताइए कि आपको, क्या आप इस देश में जाना प्रेफर करेंगे? फ़ोटोज़ लेने पर स्ट्रिक्ट रूल्स। नॉर्थ कोरिया में इवन फोटोज़ लेना भी कंट्रोल्ड है, स्पेशली टूरिस्ट्स के लिए। ये रूल कैसे काम करता है? तुम हर जगह फ़ोटो नहीं ले सकते, मिलिट्री एरियाज़ में नहीं ले सकते, पुअर एरियाज़ में नहीं ले सकते, कंस्ट्रक्शन या फिर सेंसिटिव लोकेशंस पे भी नहीं ले सकते। इवन जब लीडर की स्टैचू का फ़ोटो लो तो उसे पूरा यानी कि फुल बॉडी कैप्चर करना ज़रूरी होता है। क्रॉप या डिसरेस्पेक्टफुल एंगल अलाउड नहीं है। इसका पर्पस है कि दुनिया को सिर्फ परफेक्ट इमेज दिखाना, रियलिटी जो कि मतलब गरीबी और वहाँ की परेशानियाँ हैं इसको हाइड करता है, कंट्री की इमेज कंट्रोल करता है। इसका रियल इंसिडेंट हुआ था। कई टूरिस्ट और जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि उनके कैमरास चेक किए गए, कुछ फ़ोटोज़ डिलीट करवाए गए। एग्जाम्पल, अगर किसी ने ऐसी फ़ोटो ली हो जो कंट्री को नेगेटिव दिखाए तो गाइड्स उन्हें तुरंत डिलीट करने को बोलते हैं। सोचो, तुम किसी प्लेस पे जाओ और तुम्हें बोला जाए कि सिर्फ अच्छी फ़ोटोज़ ही ले सकते हो, जो रियलिटी है यानी क्राउड और प्रॉब्लम्स है वहाँ पे वो कैप्चर ही नहीं कर सकते, तो तुम्हारी गैलरी में से परफेक्ट इल्यूज़न रहेगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट अकेला ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके साथ गाइड्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, क्या देखना है और कैसी फ़ोटोज़ लेनी है। फोटोज़ कंट्रोल यानी कि रियलिटी कंट्रोल, क्योंकि जो दुनिया देखती है वही बिलीव करती है और नॉर्थ कोरिया में दुनिया को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट चाहती है।